हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आप सभी को मैं बताया था कि मैं वीकली बेस्ड करंट अफेयर्स लाऊंगा, तो उसी का आज फर्स्ट सेशन है। वीकली बेस्ड करंट अफेयर जो है वो मंथली करंट अफेयर्स का बर्डन का जो मंथली करंट अफेयर्स का जो बर्डन होता है उसको खत्म करेगा। क्योंकि अगर मंथली करंट अफेयर्स आप देख सकते हो कि बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर होता है, पढ़ते पढ़ते कभी भी बोर लग जाता है, कभी इंटरेस्ट मतलब खत्म हो जाता है। फिर बहुत लोग ऐसा होता है कि मंथली का जो करंट अफेयर्स होता है वो खत्म करते करते और एक महीना खत्म कर देते हैं। ठीक है। और जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स होता है वो अगर कभी आपका दिक्कत आए, कभी आप क्लास ना ले पाओ, तो वो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर समय नहीं होता उसको कंप्लीट करने में। तो वीकली बेस्ड करंट अफेयर्स को आप अगर कंप्लीट करते हो तो मान लो हर हफ्ते में एक वीडियो आएगा, एक लेक्चर आएगा, उसी में सारे हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स आया है, जो भी आप कह सकते हो न्यूज़ में रहा है, सारे कवर हो जाएगा। ठीक है। तो उसी में मान लो हफ्ते में एक दिन, ठीक है, एक एक करके 4 हफ्ते में 4 दिन, तो पूरे महीने का जो आप कह सकते हो करंट अफेयर्स है वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये जो मैं करंट अफेयर्स ला रहा हूँ ये द हिंदू से उठा के मैं लाया हूँ और प्रॉपर न्यूज़पेपर से लाया हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर उधर से देखा हूँ, पूरा मतलब जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही है। और आप देख सकते हो जाके जो भी न्यूज़ में लाया हूँ वो आप द हिंदू में भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो न्यूज़पेपर में जो भी कवर हो रहा है, जो भी न्यूज़ में है जो टॉपिक, वो उसी को मैं लेके आऊँ। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर कोई मेरे चैनल में मैं वीडियो में नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। देखो, करंट अफेयर ऐसा चीज़ है, अगर कोई प्रिपरेशन में ना भी हो, अगर वो भी देख रहा है तो कोई खराब नहीं है, लॉस नहीं होगा किसी का। ठीक है। तो इसी में से आपका अवेयरनेस क्रिएट होगा, आप चीज़ों को लेके अवेयर होंगे। ठीक है। तो आप किसी को भी ये जो करंट अफेयर्स है वो फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो क्लास के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल में भी जाके आप पूछ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट टॉपिक है 16 फाइनेंस पैनल विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 2023। ठीक है। आप सभी को पता है जो हम लोगों का फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल में क्रिएट किया जाता है। ठीक है। इसका 5 साल ड्यूरेशन होता है। ठीक है। लेकिन जो हम लोगों का 15 फाइनेंस कमीशन है अभी जो चल रहा है वो कोविड के वजह से और एक साल उनका बढ़ गया। ठीक है। तो 2017 में इनका वो एस्टेब्लिश किया था, कॉन्स्टिट्यूट किया था। लेकिन 2017 से 5 साल 22 तक होता है, लेकिन कोविड के एक साल और मिला, तो इसीलिए 2023 में नवंबर में इसका खत्म होगा और 16 फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट होगा। और 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो रिपोर्ट करेगा अक्टूबर 2025 को। ठीक है। और 15 फाइनेंस कमीशन का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि 15 फाइनेंस कमीशन का जो फाइनेंस कमिश्नर है वो कौन है, एम के सिंह। ठीक है। हेड जो है कमिश्नर वो एम के सिंह है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 से डील करता है, याद रखना है, आर्टिकल पॉलिटी से रिलेटेड पूछता है, आर्टिकल 280। और ये जो फाइनेंस कमीशन है ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है। कि आपको पूछ सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लीगल बॉडी या फिर कुछ और बॉडी है। ठीक है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और ये इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका मेंबर देख सकते हो आप, चेयरमैन प्लस 4 मेंबर। इसमें 4 मेंबर में कौन रह सकता है, आप कह सकते हो कि इसमें इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जजेस। ठीक है। और इसका टर्म रहेगा 5 साल। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है ये आपको जो मैं कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी करा रहा हूँ उसमें जब फाइनेंस कमीशन का चैप्टर्स आएगा उसमें आपको पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं लाया हूँ इसमें। ठीक है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन से 15 वो 2017 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था लास्ट फाइनेंस कमीशन। अभी 16 फाइनेंस कमीशन इसी साल नवंबर में 2023 में कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप देख सकते हो, अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप लक्ष्मीकांत जो है ना उसमें जाके भी देख सकते हो, फाइनेंस कमीशन का जो चैप्टर है उसमें भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है। वो आपको टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है,
कि मैं कवर कर दूंगा, जो फाइनेंस कमीशन का चैप्टर जब आएगा तब उसमें पॉलिटी में कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेन्नई टू होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। हम लोग सुना था कि वर्ल्ड कप के बारे में, बहुत सारे वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप, लेकिन ये जो है ना स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप है, ठीक है। जो स्ट्रीट का जो चाइल्ड खेलते हैं ना उसी का ही। तो ये सेकेंड एडिशन से इस साल स्ट्रीट सेकेंड एडिशन ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप विल होस्ट बाय चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई में होस्ट किया जाएगा। और फर्स्ट टाइम जब हुआ था, ये तो सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो लंदन में ही हुआ था। ये जो लास्ट पॉइंट देख सकते हो, फर्स्ट एडिशन वन बाय द टीम इंडिया साउथ में जो टीम है वो उन्होंने जीता। और ये हुआ था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में 2019 में हुआ था, ठीक है। उसी को अभी सेकेंड एडिशन हो रहा है 2023 में। और ये सेकेंड एडिशन कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा। ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? बाय स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड इन पार्टनरशिप विथ श्री दया फाउंडेशन, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें 168 स्ट्रीट चिल्ड्रन रहेगा और 15 कंट्री से, ठीक है, विल पार्टिसिपेट। 15 कंट्रीज से 168 चिल्ड्रन रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देना था। तो आप देख सकते हो ये नीचे, आप देख सकते हो जो टीम इंडिया है वो जीता था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है इंडिया टाइगर पॉपुलेशन टॉप्स 3000 शोज इन सेंसस। तो जो हम लोगों का टाइगर, आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम लेपर्ड को लाया गया, चीता को लाया गया, ठीक है। तो इससे इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी इंक्रीज हो रहा था, इस साल भी जब सेंसस किया गया तब भी देख रहा था कि टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। और ये जो टाइगर का पॉपुलेशन, वो जो सेंसस वो कैसे करते हैं, ये जो टाइगर मतलब आपको देख सकते हैं कि वो सब देखने में एक ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसको मतलब कैसे सेंसस किया जाता है, उन लोगों का जो फुटप्रिंट होता है उसी से सेंसस किया जाता है। जो आप देख सकते हो जब वो जाते हैं तो उसका फुटप्रिंट रहता है, सभी का अलग अलग फुटप्रिंट होता है। और टाइगर का जो स्ट्रिप होता है, जो बॉडी में जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप होता है उसी से ही मतलब उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे कैमरास लगा हुआ रहता है, तो उसी से बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट किया जाता है और उन लोगों को देखा जाता है कि कितने टाइगर्स है, ठीक है। उसी से सेंसस क्रिएट होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। तो इंडिया हैज एटलीस्ट 3167 टाइगर्स, ये इतना अभी तक का रिपोर्ट है, ठीक है। 3167 टाइगर्स अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फ्रॉम द लेटेस्ट टाइगर सेंसस, ठीक है। लेटेस्ट टाइगर सेंसस जब हो गया अभी रिसेंटली, तो उसी का ये रिपोर्ट है। तो देयर वर 2967 टाइगर्स रिकॉर्डेड इन 2018 एंड 2226 इन 2014 में 2226 था। 2018 में 967 था। अभी जो है 3167 हो गया, ठीक है। बहुत मतलब आप कह सकते हो ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो टाइगर पॉपुलेशन नंबर्स वर मेड पब्लिक बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन मैसूरू एट एन इवेंट टू मार्क द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये भी बिग कैट का जो एक टॉपिक है वो भी न्यूज में आया है कि सेव 7 बिग कैट, वो भी मैंने कवर किया कर लिया, तो उसी को लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस एंड 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसी दिन उसी को टाइगर पॉपुलेशन का जो सेंसस हो गया था उसी को नरेंद्र मोदी जी ने उसको इवेंट में रखा गया, ठीक है, पब्लिक कर दिया सबको। तो टाइगर पॉपुलेशन हैज ग्रोन द मोस्ट इन द शिवालिक हिल्स। कहाँ पे ग्रो हुआ देख लो कि कहाँ कहाँ ग्रो हुआ, मोस्ट इन शिवालिक हिल्स, मोस्ट इन द शिवालिक हिल्स एंड गंगाटिक फूड प्लेन, ठीक है। गंगाटिक फूड प्लेन एंड शिवालिक हिल्स पे ज़्यादा ग्रो किया, फॉलोड बाय सेंट्रल इंडिया पे ग्रो किया। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स एंड द सुंदरबन, यहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया। लेकिन डिक्लाइन कहाँ हुआ? देयर वाज अ डिक्लाइन इन द वेस्टर्न घाट नंबर्स, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा नंबर पे डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो यही था इंडियन टाइगर पॉपुलेशन का डाटा। तो इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, इतना मतलब डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना आपको पता होगा तो बहुत है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया जोजिला टनल, ठीक है। ये जो जोजिला टनल है, आप सभी को पता है कि
जो जोजिला है वो एक पास भी है, ठीक है। तो ये एशियाज said to be Asia's longest bi-directional tunnel in the सोनमार्ग एरिया ऑफ गंदरबल, ठीक है। तो ये जो जोजिला टनल है ये श्रीनगर और लेह हाईवे को कनेक्ट करेगा, ठीक है। कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करेगा, ठीक है। और जो जिसमें 4 घंटा लग रहा था उसमें कितना घंटा लगेगा, 40 मिनट में आप पहुंच सकते हो, ठीक है। जो आप कह सकते हो कि 40 मिनट में आप पहुंच रहे हो। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे श्रीनगर से ये जो टनल है, ये जो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम पास से गुजरते हैं तो बहुत मतलब आप हिल क्रॉस करके फिर आप डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो ये क्या करेगा, हिल के नीचे से टनल बनाया जाएगा जिसमें आप बहुत शॉर्टकट और बहुत कम टाइम में आप पहुंचोगे, ठीक है। यही था इसका। तो ये टोटल ऑफ 6 किलोमीटर वर्क ऑन द 14.2 किलोमीटर जोजिला टनल एट द हाइट ऑफ 11,575 फीट अबव द सी लेवल। सी लेवल से इतना हाइट पे जोजिला टनल बना जाएगा और ये कंप्लीट किया जाएगा 2026 तक में डेट रखा गया, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इट वुड मेक द स्ट्रेटेजिक श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे कनेक्टिंग कश्मीर रीजन टू लद्दाख रीजन। कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन को कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि जोजिला टनल कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीर और श्रीनगर में हो रहा है, और ये जो कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। और कितना हाइट पे बनाया जा रहा है, 11,575 फीट हाई अबव द सी लेवल, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट ये देख सकते हो आप 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। अभी आपको दिमाग में आएगा अरे 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, जी हाँ 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। जैसे प्रिंट करते हैं ना, पेपर प्रिंट करते हैं, ठीक है, पोस्टर प्रिंट करते हैं। तो ये जो पोस्ट ऑफिस है बना रहे 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये जो आप पोस्टर में देख रहे हो ये सारे प्रिंटर के चीजें हैं, ठीक है। इसी में जो कॉलम है उसी से प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। ये मतलब आप कह सकते हो कि शॉकिंग बात है, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है। ये प्रिंट किया जा रहा है, सारे 3D प्रिंटेड है। तो बेंगलुरु विल हैव इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये मैंने लाया इसीलिए क्योंकि ये आपको जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि ये 3D प्रिंटिंग जो पोस्ट ऑफिस बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो वो बेंगलुरु में, ठीक है। ये फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है। प्रोजेक्ट एट कैम्ब्रिज लेआउट इन ऑल्सोर इज बीइंग implemented by Larsen and Toubro, which has experience in constructing 3D printing buildings. इनके पास था एक्सपीरियंस 3D प्रिंटिंग का। तो ये 1100 स्क्वायर फीट में बना जा रहा है। बिल्डिंग एट एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 32, मतलब जो भी पोस्ट ऑफिस जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसी में से 30 to 40% लेस, मतलब कन्वेंशनल बिल्डिंग वो बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कॉस्ट एफिशिएंट 30 to 40% लेस कर देगा, ठीक है। यही मतलब ज़्यादा खासियत इसमें ये है, ठीक है। ये देख सकते हो आप पॉइंट में, द वॉल्स, इंसुलेशन, रूफ एंड फ्लोर ऑफ द मॉडल 3D प्रिंटेड हाउस आर ऑल मेड ऑफ वुड फाइबर में बना जा रहा है, एंड प्लांट बेस्ड रिसाइंस। तो अगर ज़्यादा डिटेल में आपको पूछेगा तो यही पूछेगा कि किस मटेरियल से बनाया जा रहा है, ठीक है। वुड फाइबर्स पे बनाया जा रहा है और प्लांट बेस्ड रिसाइंस से बनाया जा रहा है, एंड वेयर प्रिंटेड ऑन व्हाट द यूनिवर्सिटी सेज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलीमर 3D प्रिंटर, ठीक है। इसी में आप देख सकते हो। और इसी में और एक अच्छा पॉइंट है, द मोस्ट कॉमन FDM 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स आर ABS। जो मटेरियल्स है वो ABS PLA, एंड दे आर वेरियस ब्लेंड्स। More advanced FDM printers can also print with other specialized materials that offer properties like higher heat resistance। ये जो इनका प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज भी आपको पूछ सकते हैं साइंस में, ठीक है। हायर हीट रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस एंड रिजिडिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। होप करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है और इसका मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है वो क्यों, और ये कितना एफिशिएंट लेस है जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसी में से, ठीक है। 30 to 40% लेस एफिशिएंट कन्वेंशन, ठीक है, कॉस्ट लेस है। चलो फिर नेक्स्ट, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ये जो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स है 2023, ये एक आप कह सकते हो इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज भी आप कह सकते हो। ये जो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, ये किसको मिला, इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन
कालियामपुडी राधाकृष्णन राव, ठीक है, इनको मिला। इनका आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे, इनका जो एज है वो 102 है, ठीक है, इनको मिला, ठीक है। और ये प्राइज जो है इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज फॉर स्टैटिस्टिक्स है, और इट इज अवार्डेड वंस एवरी 2 years, 2 साल में एक ही बार इनको मतलब ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है टू एन इंडिविजुअल और टीम, टीम को भी दिया जा सकता है या फिर इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है। फॉर मेजर, क्यों दिया जाता है? फॉर मेजर अचीवमेंट्स यूजिंग स्टेटिस्टिक्स टू एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसी की वजह से ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों? फॉर मेजर अचीवमेंट इन यूजिंग स्टेटिस्टिक्स टू एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये याद रखना, ठीक है। द वर्क ऑफ द प्रोफेसर राव, ये आप देख सकते हो, नीचे मैंने फोटो भी लगाया प्रोफेसर राव का। तो 102 हैज इन्फ्लुएंस्ड द वर्ड्स of the American Statistical Association, not just statistics but also economics, genetics, anthropology, geology, national planning, demography, biometry एंड मेडिसिन, ये सारे फील्ड इनसे जुड़ा हुआ था। इनसे मतलब वो जो अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन वो इंस्पायर्ड हुआ, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हुए ताकि उनको दिया जा सके, ठीक है। देखो लाइफ में काम ऐसे करो जो मतलब जो कमिटी है, जो मतलब गवर्नमेंट है, वो आपको अवार्ड देने में मजबूर हो जाए, ठीक है। सोसाइटी है वो आपको बुलाने में, आपको रेस्पेक्ट करने में मजबूर हो। तो लाइफ में ऐसे अच्छे काम करो, अच्छे ऊंचाई पे जाओ, ठीक है। चीजें जो है जितने भी ऊंचाई पे जाओ, अपना जो मतलब है ना टच हो ना वो जमीन पे रखना, क्योंकि कहाँ से आप उठ के आए हो वो भी आप पता होना चाहिए। क्योंकि अगर जब उड़ने लगोगे, अगर जमीन पे पैर नहीं होगा, तब जब गिरोगे तो मतलब जो आपका नामो निशान नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी उड़ने का मन करे तो उड़ना, लेकिन जमीन पे टच रहना, ठीक है। जमीन से मतलब कहते हैं ना कि जो अपने औकात है वो पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से हो ठीक है। चलो फिर इंडिया का बारे में देखते हैं। इंडिया ऑब्जर्व नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो जो भी न्यूज में रहता है उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन अभी इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स है तो ये तो रहेगा, लेकिन इसमें जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है हम लोग के इंडिया में वो तो कवर हो रहा है। तो वो अगर पूछेगा तो हम लोग सोचेंगे यार ये तो एग्जाम में मतलब न्यूज में था ही नहीं, तो कहाँ से ये करंट टॉपिक हो गया। तो यही है, ठीक है, करंट प्लस आप कह सकते हो कंटेम्पोरेरी, ठीक है, कंटेम्पोरेरी अफेयर्स जो है यही है, जो करंट को भी पता होना चाहिए और कोर जो है वो उसको भी पता होना चाहिए। तो 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑन द ऑनर वर्क एंड कंट्रीब्यूशंस लेट प्रोफेसर साइंटिस्ट प्रशांत चंद्र महालनोबिस इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। ये जो हम लोगों का इकोनॉमिक प्लानिंग है, शायद मैं भूल गया फर्स्ट प्लानिंग या सेकंड प्लानिंग में महालनोबिस प्लानिंग था, तो उसी के उनके नाम पे रखा गया था, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो याद रखना कि किसके मतलब आप कह सकते हो किसके किसके जो उनके मतलब काम पे उनका कंट्रीब्यूशन जो था ना, उनके हिसाब से उनके वजह से ये जो 29 जून में उनका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इंडिया बहुत सारे चीज़ें जो है ना इंपोर्ट करा रहा है, फिर राफेल इंपोर्ट करा इतना सारा, ठीक है। अभी आर्म्स एंड इम्यूनिशन के मामले में इंडिया बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल जो हम लोगों का स्ट्रेंथ है वो देख ही सकते हो कि हम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, जाते हैं तो लोग मतलब बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, इंडियन को। तो वो पावर बनाना पड़ता है, ठीक है। जब मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ऐसा काम करो कि लोग मजबूर हो जाए आपको बुलाने में, आपको जो अवार्ड है ऑनर है देने के लिए, ठीक है। तो स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, तो रिसेंटली ए डील साइन इजराइल विद ग्रीस फॉर एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। ये जो मिसाइल का जो साइन डील है वो साइन किया गया था इजराइल और ग्रीस के बीच में, ठीक है, फॉर एंटी टैंक मिसाइल। स्पाइक इज ए गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, ये गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल आप देख सकते हो कि ये गाइड किया जा सकता है
मतलब गाइड इन द सेंस कि आप फायर कर सकते हो, मतलब आप टारगेट पे निशाना लगा के आप फायर करोगे तो वो टारगेट ऑटोमेटिकली उस टारगेट पे, वो टारगेट कहीं पे भी जाए उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो सिमिलर डील साइंड विद द फिनलैंड आफ्टर न्यूली, ये जो फिनलैंड है न्यूली ज्वाइन हुआ था नाटो में, ठीक है। ये नाटो में न्यूली इंडक्टेड इन नाटो, नाटो ज्वाइन करने के बाद फिनलैंड के साथ भी ज्वाइन किया था। और ये जो मिसाइल है वो कहाँ से बन के है, वो इसराइल से, इसराइल ने बना है, ठीक है। इसका रेंज देखो आप सकते हो कि अप टू 4 किलोमीटर, ऑपरेटेड इन फायर एंड फॉरगेट मोड, ठीक है। फायर कर दो तो वो जो निशाना लगा के आप फायर कर दो तो उसी निशाने पे जाएगा, ठीक है। इंडियन आर्मी इज सेट टू प्लेस अ रिपीट ऑर्डर फॉर स्पाइक एलआर लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम इसराइल एज अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए इंडिया भी जो है ना रिपीटेड ऑर्डर स्पाइक का किया था। तो दीज आर द फोर्थ जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसराइल। तो मैं क्या बोला कि ये जो एंटी स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल है वो कौन डेवलप किया, मैन्युफैक्चर्ड कौन किया, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये जो राफेल है वो राफेल नहीं है, ये मतलब वो कंपनी का नाम है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसराइल का। इसराइल से ये जो एंटी स्पाइक एंटी टैंक है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन है अभी का, ठीक है। चलो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक होगा उसी में से अच्छी तरीके से उसको इवेल्युएट करेंगे। और इस टॉपिक में मैंने 20 क्वेश्चंस रखा है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलो फिर अभी देख सकते हो कुछ ही दिन पहले, अभी इस साल में स्टार्टिंग में ही आप आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मुझे बनाना पड़ेगा, जिससे मान लो अभी नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं, स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं, उसी के रिलेटेड। तो मैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं उससे छोटे छोटे टॉपिक पे ये सारे छोटे छोटे टॉपिक जो है ना वीडियो उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को समझने में इजी होगा, क्योंकि अगर इसमें आपको एलाबोरेट करने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसी का ही, ठीक है। तो नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं, स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं, सब उस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस मिला, और जो तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई एंड एनसीपी को वो स्टेटस जो है नेशनल पार्टी का वो हटा दिया गया, ठीक है। उन्होंने अपना जो पार्टी है वो लूज किया बहुत सारे स्टेट से, ठीक है। तो अभी जो नेशनल पार्टी में है 6 पार्टी जो है, कौन से 6 पार्टी है, नेशनल 6 पार्टी, बीजेपी है, एक कांग्रेस है, एक नेशनल पीपल्स पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, एंड द लेटेस्ट एडिशनल ऑफ आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये सारे नेशनल पार्टीज है। तो आम आदमी हैज स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी, इट इज सिक्योर्ड नियरली 13% वोट शेयर एंड 5 सीट इन द गुजरात असेंबली। गुजरात असेंबली में जो हो गया उसी में आप देख सकते हो उन्होंने सिक्योर किया अपना पोजीशंस। और पोल्स अर्लियर दिस ईयर मेकिंग इट स्टेट पार्टी फॉर स्टेट। पहले इससे पहले इसका स्टेट पार्टी था, और कहाँ था, दिल्ली, गोवा, पंजाब एंड गुजरात में था, ठीक है, यही था, ठीक है। तो चलिए फिर देख सकते हैं। फिर आता है एल नीनो इम्पैक्ट। एल नीनो इम्पैक्ट अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में था वो एल नीनो इम्पैक्ट नहीं था, वो था कि इस साल जो मानसून होगा उसमें रेनफॉल कम होगा, ठीक है। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका मतलब आप कह सकते हैं एनालिसिस है। लेकिन इसमें क्यों कम होगा, वो था कि किसकी वजह से कम होगा, वो था एल नीनो इम्पैक्ट की वजह से। एक होता है एल नीनो इम्पैक्ट और एक होता है ला नीना इम्पैक्ट, ठीक है। तो एल नीनो इम्पैक्ट कैसे होता है, जब एल नीनो इम्पैक्ट होता है वो जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नॉर्मल सेशन में देख सकते हो, ये जो एयर होता है वो ब्लो हो रहा है इधर से इधर तक, ठीक है। लेकिन एल नीनो जब आता है तब एक्चुअली हम लोगों का जो इंडिया पार्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिर फिलीपींस, वो सारे सब ड्रॉट पड़ जाता है। क्यों, तब क्या हो जाता है कि एल नीनो इम्पैक्ट में यहाँ पे जो मॉइस्चर है गर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सी सरफेस है वो आप कह सकते हो पैसिफिक ओशंस पे जो सी सरफेस है वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो लो प्रेशर एक साइड क्रिएट होता है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ब्लो होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो विंड होता है तो यहाँ से हाई प्रेशर से इधर ब्लो होगा, तो सारे जो मॉइस्चर से सारे इधर में जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे ज़्यादा
मतलब आप कह सकते हो रेनफॉल होगा, ठीक है, और इधर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस क्रिएट होगा। आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिलीपींस, इधर सारे जगह पे, यहाँ पे सारे जगह पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस क्रिएट होगा, सारे मॉइस्चर इधर चला जाएगा और इधर वाटर जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो एल नीनो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा मतलब ख़राब है हम लोग इंडिया के लिए, ठीक है। तो अभी फिर ये जो आया था न्यूज़, उसी के बाद फिर न्यूज़ आया वो इसी में कि ये तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये मतलब एनालिसिस था। तो फिर इंडिया का जो था, इंडिया कह रहा था कि यहाँ पे जो स्काईमेट का फोरकास्टिंग एजेंसी था वो कह रहे थे कि 94% क्या बारिश होगा लॉन्ग टर्म एवरेज में, लेकिन हम लोग इंडिया डिफेंस नॉर्मल रेनफॉल 96 से 104% तक होता है नॉर्मल रेनफॉल। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा था कि 96% पॉसिबिलिटी है बारिश का, ठीक है। तो तो अगर 96% पॉसिबिलिटी है बारिश का, तो ये तो मतलब एवरेज रेनफॉल ही हो गया, नॉर्मल रेनफॉल हो गया। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो 104% अगर दिखा रहा है तो वो मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में से हम ये इसका भी जो एल नीनो इम्पैक्ट और ला नीना इम्पैक्ट है, ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी जो न्यूज़ में है उसी का याद में रखना कि एल नीनो इम्पैक्ट का होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, टेम्परेचर जो है सी सरफेस का वो पैसिफिक ओशंस में ज़्यादा क्रिएट होता है, तो इसीलिए जो विंड होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ब्लो होता है। तो हम लोगों के यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन था और रेनफॉल कम होता है, और ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है, पैसिफिक ओशंस में, ये पेरुवियन कोस्ट, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, याद रखना, ठीक है। तो India get below normal monsoon rainfall in this year with an increasing likelihood of El Nino which typically bring dry weather to Asia। ये आप पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। तो 94% अगर स्काईमेट का वेदर फोरकास्टिंग है, तो अभी रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल बोल रहा था कि 96% होगा, तो उसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है यूएनडीएफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड। ये जो यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड है वो क्रिएट किया गया था ताकि सपोर्ट और जो डेमोक्रेसी को है वो लेके चलने के लिए उसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसको जो है ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो एक पर्सन है जॉर्ज सोरोस, ठीक है, इसने हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट उनको बोला ओल्ड रिच डेंजर एंड ऑन अ वॉच लिस्ट, ठीक है। ओल्ड रिच डेंजर, डेंजर क्यों बोला, क्योंकि ये जो यूएनडीएफ इसमें ये सेटअप किया गया था 2005 में, ठीक है, तो कैरी आउट डेमोक्रेसी एंड सपोर्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं 2005 से इंडिया ने कंट्रीब्यूट करते हैं $34 मिलियन, ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट किया। और 276 प्रोजेक्ट्स आर रनिंग इन दिस सिंस 2015 से 276 प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसी में से 68 प्रोजेक्ट इन्हीं का है, सोरोस का है, ठीक है, सोरोस में लिंक किया गया था, ठीक है। तो इसलिए मतलब इनको डेंजर बोला गया था, लेकिन फिर तो ये तो कंट्रोवर्सी चलता रहता है। फिर इंडिया बोला गया, फिर इंडिया फोर्थ हाईएस्ट डोनर टू यूएनडीएफ, इंडिया जो है फोर्थ हाईएस्ट डोनर है यूएनडीएफ में, विच फंड एटलीस्ट 68 प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड लिंक टू, और इसमें जो 68 प्रोजेक्ट है वो जॉर्ज सोरोस से मतलब लिंक्ड है, ठीक है, इसलिए। और मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कौन करते हैं, फर्स्ट में है यूएस, सेकंड में है स्वीडन, थर्ड में जर्मनी, उसके बाद इंडिया आता है फोर्थ में, ठीक है, याद रखना। तो यूएनडीएफ का फुल मीनिंग भी पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड, ठीक है, वो सेटअप कब किया गया था, और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने नंबर में, पोजिशन कितने नंबर में आता है, तो फोर्थ हाइस्ट वो करते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल ब्लॉक। तो रिसेंटली मैंने बताया कि 7 बिग कैट स्पेसीज को सेव करने के लिए पीएम हम लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था ग्लोबल ब्लॉक टू सेव 7 बिग कैट स्पेसीज, ठीक है, 7 बिग स्पेसीज को सेव करने के लिए। तो फिर 97 नेशंस फॉर्म बिग कैट अलायंस, तो फिर उसके बाद 97 नेशंस ने फॉर्म किया बिग कैट अलायंस that will focus on the protections and conservations of 7 big cat, प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए 7 बिग कैट को इन द वाइल्ड, नेमली नेम 7 बिग कैट का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एक है टाइगर, एक है लेपर्ड, एक है जेग्योर, ठीक है, जैसे जेग्योर का एक कंपनी भी है, ठीक है। फिर आता है लायन, स्नो लेपर्ड, पूमा,
एंड चीता, इन 7 स्पेसीज को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए ये 97 नेशंस ने एक बिग कैट अलायंस फॉर्म किया गया था, ठीक है। फिर इसका गवर्नेंस बॉडी आप देख सकते हैं कि इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर विल बी कंप्राइज ऑफ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली होगा जिसमें कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, सब मेंबर कंट्री कंसिस्ट होगा, काउंसिल ऑफ इट लिस्ट 7, ठीक है, 7 मतलब आप कह सकते हो प्रमुख हो सकता है, ठीक है। इट विल बी लिमिटेड टू लेस देन 15 मेंबर कंट्रीज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो एंड अ सेक्रेटेरिएट, ये सारे था गवर्नेंस बॉडी का, ठीक है, जनरल असेंबली का, कि 15 मेंबर से लेस देन इलेक्ट किया जाएगा और टर्म रहेगा 5 साल, ठीक है। तो ये देख सकते हो, और 7 कैट स्पेशीज का नाम याद रखना, पूछ सकता है। तो ग्लोबल ब्लॉक को भी पूछ सकते हैं कि किससे रिलेट करता है, वो सेव एंड प्रोटेक्ट कंजर्व करने के लिए 7 बिग स्पेसीज को, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा गंगा योजना। तो ऊर्जा गंगा योजना क्या है, एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसमें गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट किससे रिलेट करता है, गैस से, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो ये जो पाइपलाइन है, ये मतलब आप कह सकते हो जो गैस हम लोग का चलता है वो एलपीजी है, लेकिन इसमें क्या होगा, पाइपलाइन होगा घर घर में। आप देख सकते हो अगर आप जैसे गुवाहाटी या फिर आप दिल्ली में जाओगे तो आप देखोगे कि घर घर में पाइपलाइन लगा हुआ है, ठीक है, और पाइपलाइन से गैस आएगा, ऐसे नहीं कि सिलेंडर लाओ फिर गैस लगाओ, ठीक है। तो ये लॉन्च कौन किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी यूपी में, also referred to as a Jagdishpur Haldi Bokaro thermal natural gas pipeline project. The project of estimated length of 2540 km which under construction from the states of UP to Odisha, ठीक है। ये मेनली यूपी टू उड़ीसा कनेक्ट करने के लिए, और नॉर्थ ईस्ट का भी एक प्रोजेक्ट है, इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, इन्होंने इसका प्रोजेक्ट लिया, ठीक है। तो टारगेट क्या है, द प्रोजेक्ट इज कमिटेड टू प्रोवाइड द हाउस होल्ड मेंबर हेल्दी सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग क्लीन फ्यूल के लिए, ठीक है, रखा गया है, विद द पाइप्ड गैस टू द लोकल्स ऑफ वाराणसी एंड लेटर टू बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। द 7 मेन स्टेशन सिटीज इंक्लूड वाराणसी, पटना, 7 मेन स्टेशन आप याद रखना कि क्या क्या है, वाराणसी, पटना, बोकारो, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर एंड कटक एज द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सारे 7 मेन स्टेशन है, ठीक है। इसका टारगेट था क्या, क्लीन फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और सेफ्टी के लिए, ठीक है, मेंबर ऑफ हेल्थ सेफ्टी। और ये पाइपलाइन जो है जो 7 मेन स्टेशन में जाएगा, इंक्लूड वाराणसी, पटना, बोकारो, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर एंड कटक, ठीक है, ये सारे मेन स्टेशन है। इसमें आप देख सकते हो, आप अगर जब स्टडी करेंगे आप सभी को यही था गैस पाइपलाइन। इसमें सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा गंगा योजना क्या है, एक गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसको जो है ना लेंथ आप देख सकते हो, और असम में जो है उसका क्या है, नॉर्थ ईस्ट में इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, और 7 मेन स्टेशन उसका टारगेट है प्रोवाइडिंग क्लीन फ्यूल एंड हेल्थ सेफ्टी, ठीक है, हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए। यहाँ पे आप देख लेना, 20 towns and cities benefit the boost for adoption of cleaner fuel। ये सारे यूपी गेट पाइपलाइन 338 किलोमीटर, बिहार 441 किलोमीटर, झारखंड 500 लॉन्ग, वेस्ट बंगाल 542 किलोमीटर, उड़ीसा 718 किलोमीटर पाइपलाइन, ये सारे सबका अलग अलग है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डाटा प्रोटेक्शन बिल। जैसे हम लोग जब इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट यूज़ जब करते हैं हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोग का जितना डाटा है ना वो क्या करते हैं, कंपनी के पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो कब आया था, जब व्हाट्सएप में एक आया था कि जो हम लोग जब ऐप यूज़ करते हैं तो उस पर अलाउ आता है, ठीक है, तो अलाउ योर कॉन्टैक्ट, अलाउ योर मोबाइल स्टोरेज, तो उसी में से जितने मतलब हम लोगों का डाटा है सब कंपनी के पास है। तो यूनियन गवर्नमेंट को पूछ रहा था कि आप लोग डाटा प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए इसको लाया गया डाटा प्रोटेक्शन बिल। अभी मानसून सेशन में लाएगा,
Union government informed the Supreme Court that new law, namely Digital Data Protection Bill 2022, to enforce individual प्राइवेसी को एनफोर्स करने के लिए, प्राइवेसी देने के लिए, इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसके लिए ये डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है। न्यू बिल विल बी टेबल्ड मॉनसून सेशन में, पार्लियामेंट में जुलाई में लाया जाएगा। और ये जो आप कह सकते हो ये जो बातें वो कौन बताया, अटॉर्नी जनरल। हम लोग का जो अटॉर्नी जनरल है वो फर्स्ट एडवोकेट है हम लोग का, और ये जो एडवोकेट है वो गवर्नमेंट एडवोकेट है आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आर वेंकट रमनी इन्फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इन्फॉर्म किया गया इनके द्वारा। ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो लाया जाएगा मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इन्फॉर्म किया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो द न्यू बिल, ये जो गवर्नमेंट एडवोकेट है, आपको अगर अटॉर्नी जनरल के बारे में पता नहीं है तो आप लक्ष्मीकांत जाके देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर मैं तो कवर करूँगा ही, ठीक है, लक्ष्मीकांत पूरा कंप्लीट कवर कराऊंगा। अगर किसी ने मेरा कंप्लीट कोर्स पॉलिटी वीडियो नहीं देख रहा है प्लीज़ जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, ठीक है, आप देख सकते हो। तो द न्यू बिल विल बी रिप्लेस, ये जो बिल है वो पहले एक पुराना बिल था उसको रिप्लेस कर रहा है। वो जो बिल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन रूल्स 2011 इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। फिर बिल एम्स एट बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डाटा एंड द नीड टू प्रोसेस इट फॉर लॉफुल पर्पस, ठीक है। सब पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल को लाना जरूरी है। और ये जो हम लोग का है ना प्राइवेसी, वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। वो किसके कौन से मतलब केस पे आया था, ये जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पे हम लोग का जो प्राइवेसी वो एक फंडामेंटल राइट है वो बोला गया है कि द 9 जजेस बेंच इन द केस एंड अनोनिमसली reaffirmed the right to privacy as a fundamental right under article the Constitution of India, आर्टिकल 21, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी वो कौन से आर्टिकल में आता है। बहुत लोग 19 लगाते हैं, ऐसा नहीं है, 21 होगा, ठीक है। और ये BN श्री कृष्णा कमेटी भी इसके वजह से फॉर्म किया गया था 2017 में, ठीक है, ये याद रखना। अभी पूछ सकता है कि ये कमेटी कौन से चीज़ से रिलेट करता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है कोप इंडिया 2023। ये एक्सरसाइज है कोप इंडिया का, इसमें इंडिया और USA का पार्टिसिपेशन है, ठीक है, इंडिया एंड USA का, और इसमें जापान भी रहेगा एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है, ये देखना इतना ही था इसमें। और इसमें इंडिया से राफेल, तेजास, सुखोई 330 MKI, जगुआर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये सारे पार्टिसिपेट करने वाला है। और F-15 फाइटर्स, BIB लॉन्ग रेंज बॉम्बार्स US एयरफोर्स से उनसे पार्टिसिपेट करें, यही था। तो रिसेंटली बहुत सारे एक्सरसाइज हो गया, आप देख लेना एक बार, ये मुझे मिला है। तो ये सारे एक्सरसाइज रिसेंटली हो गया था 2023 में, और इसका जो किस किस के बीच में वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है चाइना ताइवान तशेल। ये तो मतलब पहले से ही जो नेबरिंग कंट्री है वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो मैप में, ताइवान कहाँ पे है, यहाँ पे है, और चाइना कहाँ पे, यहाँ पे, एकदम नज़दीक है, कोई मतलब ज़्यादा दूर में नहीं है, ठीक है। तो ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहा है, USA, ठीक है। तो इसलिए मतलब चाइना उसको ज़्यादा वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि USA का सपोर्ट ताइवान के साथ है। तो चाइना हैज अनाउंस दैट इट इज प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट टू अचीव ताइवान इंडिपेंडेंस और एनी फॉरेन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अगर किसी ने ताइवान को इंडिपेंडेंस देने के लिए मतलब लड़ रहा है तो उसको क्या करेगा, फाइट करेगा। तो अभी रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया है, चाइना कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज सी ऑफ ताइवान इन रिस्पॉन्स टू द विजिट ऑफ ताइवान प्रेसिडेंट टू द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये सारे मतलब कन्फ्लिक्ट हमेशा ये सब रहेगा, ये हम आएंगे चले जाएंगे, जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा रह जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं चाइना ताइवान तशेल। और ये सी ऑफ कहाँ पे हुआ था वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हुआ था ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। एक बार देख लेना, मैं मतलब श्योर नहीं हूँ फिर भी, ठीक है। तो यही था चाइना ताइवान तशेल। चलो फिर नेक्स्ट मिशन अरिकोम्पान, ठीक है।
मिशन अरिकम्पन क्या है? ये एक एलिफेंट मिशन है। मिशन अरिकम्पन इज लाइकली टू डिलेड एज अ केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज येट टू गेट अ सैटेलाइट रेडियो कॉलर। तो जैसे असम में एलिफेंट को ट्रैक करने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो उसको केरला को भी मिलना था, लेकिन केरला को डिले हो गया मिलने में। तो इसलिए मतलब बहुत तोड़फोड़ मचाया, ठीक है। ये जो ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है उसको रोकने के लिए ये जो होता है ना ट्रैकिंग डिवाइस वो लगाया जाता है, ठीक है, ताकि ऊपर से देखा जाए कि वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ताकि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो। ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो ट्रैकिंग डिवाइस लाना था, लेकिन इसमें डिले हो गया। तो इस मिशन एरिकोपान इससे रिलेट करता है। तो एक बार देखना। और ये जो मिशन एरिकोपान है वो कौन से कहाँ पे आया था, मतलब कौन से स्टेट से रिलेटेड है? वो केरला से, ठीक है, याद रखना। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया डाटा ऑन गुड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़्यादा डिफरेंसेस होगा, अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या फिर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट का मतलब हम लोग अंदर लाना गुड्स, ठीक है, और एक्सपोर्ट मतलब जो हम लोग बाहर बेच रहे हैं। तो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उसमें ट्रेड डेफिसिट क्या होगा? क्रिएट होगा, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट कम है, तो उसमें क्या होगा? डेफिशिएंट जो ट्रेड डेफिसिट होगा उसका उल्टा क्या होगा? सरप्लस होगा, ट्रेड सरप्लस। तो ये जो इकोनॉमिक टर्म है वो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन फॉर द सेकेंड सक्सेसिव मंथ इन मार्च, फॉलिंग अ शार्प 13.9% to $38.38 billion, while import dipped 7.9% to $58.11 billion। ये सारे इंफॉर्मेशन डाटा है वो आप देख लीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा हम किसके साथ ट्रेड करते हैं? सबसे ज़्यादा हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कोविड के बाद केवल रशिया के साथ हम ज़्यादा ट्रेड किया, और उसमें क्या ट्रेड किया? ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ठीक है। उसमें देख सकते हो ग्रीव ऑलमोस्ट 370% टू ओवर $46 billion 2022 to 23। रशिया शेयर इन इम्पोर्ट लिव्ड 1.6% 2021-22 to 65% last year, making the fourth largest import source nations for India behind, ठीक है। किसको पीछे छोड़ दिया? चाइना, यूएई एंड यूएसए। सबसे ज़्यादा चाइना के साथ था, उसके बाद यूएई, उसके बाद यूएसए। तो China's share of goods imports dipped to 13.8% in 2011 to 2013। ये 2013, हाँ ये फ्रॉम 15.4%, ये 2022 होगा, ठीक है, 2022 23 होगा शायद। ये मुझे डाउट लग रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। एक बार देख लेंगे, ठीक है, मैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो लार्जेस्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट क्या क्या है? लार्जेस्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम, कोल एंड गोल्ड। ये तीन जो प्रोडक्ट है वो लार्जेस्ट इंपोर्ट होता है हम लोगों के कंट्री में। और ये सारे जब आप लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब रहेगा ना, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा इजी होगा। अगर आपको पता होगा कि इंपोर्ट प्रोडक्ट कौन सा है ज़्यादा मात्रा में, तो अगर उसके साथ और दूसरा चीज़ आ गया कि इसमें से कौन सा इंपोर्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डाटा एक बार देखना और अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे था। यूएसए रिमेन इंडिया टॉप लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। यूएसए जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, फॉलोड बाय यूएई। फर्स्ट यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए, उसके बाद आता है आपका यूएई, ठीक है, फिर आता है नीदरलैंड, ठीक है, वो नीदरलैंड थर्ड पोजीशन में आ गया, फिर आ गया चाइना फोर्थ पोजीशन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसके साथ होता है? यूएसए के साथ। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसके साथ होता है? चाइना के साथ, ठीक है। और बांग्लादेश और हांगकांग टॉप 10 में है इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट में, ठीक है। और ट्रेड डेफिशिएट, टॉप वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस टॉप वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, याद रखना। सेलिंग फीचर क्या क्या है जी, कि इंडिया का टारगेट क्या क्या है? इंडिया का टारगेट है 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करेगा 2023 तक।
make rupee global currency, make India trade hub, continuous and reserved framework with the no end data, digitizations and faster process of applications, amnesty scheme for shortfall in export obligations, restructuring of department of commerce, over 50% reductions in threshold for recognitions of star trade houses. ये सारे वो था सेलिंग फीचर था, इंडिया का टारगेट था। ठीक है, ये एक बार आप रीड कर लीजिए। फिर आता है अभी रिसेंटली 125 फीट स्टेच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनोग्रेट किया गया है। ये जो आप देख सकते हो, ये जो आप देख सकते हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन था। बहुत सारे इनका जो रोल प्ले था हम लोगों के इंडिपेंडेंस में, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत मतलब अलग ही था। ठीक है, फिर जो SC/ST और मतलब जो आप कास्ट सिस्टम था उसमें भी इनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन था, मतलब आप मतलब गिन नहीं सकते इनका कंट्रीब्यूशन। तो 125 फीट उनका जो स्टेचू है वो सेटअप किया गया है हैदराबाद में। ये भी पूछ सकते हैं बर्थ एनिवर्सरी में, तो कहाँ पे सेटअप किया गया था। और इनको जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बर्थ एनिवर्सरी को ऑल्सो जाना जाता है राष्ट्रीय राष्ट्र दिवस। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है इसका कि 125 स्टेचू और हैदराबाद में इसका इनको सेटअप किया गया है। फिर था एम्स। ठीक है, तो एम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। तो जब एम्स एस्टेब्लिश हो रहा था 1956 में, तो तब कोलकाता में सेटअप करने के लिए बोल रहा था, लेकिन कोलकाता का जो चीफ मिनिस्टर है तब का था, तो उन्होंने क्या बोला कि उनका नाम था विधान चंद्र रॉय, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो फाइनली एम्स फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली में 1956 में। और ये जो एम्स का कंसेप्ट है वो जवाहरलाल नेहरू जी का था। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये दिल्ली में सेटअप किया गया था फर्स्ट इसको। अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में इसको इनोग्रेट किया गया था। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एम्स चंगसरी में सेटअप किया गया, गुवाहाटी में, हम लोग का नरेंद्र मोदी जी ने। और इनको फिर फर्दर एम्स और मेडिकल कॉलेज सेटअप करने के लिए जो फंड है वो एलोकेट किया कोकराझार, नगांव और नलबारी डिस्ट्रिक्ट में भी ₹3400 करोड़ इनिशिएट किया गया था असम में। ठीक है, ये याद है। चलो फिर नेक्स्ट, निसार सैटेलाइट। तो मैं बताया कि 20 टॉपिक करेंगे, फिर एक और एक चीज़ें है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो 20 टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए। तो निसार जो सैटेलाइट है, ठीक है, ये क्या करेगा, हम लोग का जो हिमालयन रीजन है ना, आप देख सकते हो नीचे दिया गया निसार सैटेलाइट है, वो हिमालयन रीजन में जो सेस्मिक एक्टिविटी होता है, जो अर्थक्वेक होता है, उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड किसका मतलब जॉइंटली डेवलप्ड है, इसरो का और नासा का। ठीक है, इसरो नासा का जॉइंटली डेवलप है। विल मैप द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स इन द हिमालयस विद द अनप्रेसिडेंटेड रेगुलरिटी। मतलब ये ट्रैक करेगा जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, फिर हिमालयन रीजन है, ठीक है, उसमें ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो उसको मतलब आप कह सकते हो कि मैप आप देखने के लिए, मतलब जो को पहले से पता होने के लिए इसको निसार सैटेलाइट लगाएगा। और ये जो निसार सैटेलाइट है ये एल बैंड, एस बैंड सभी में काम करेगा। ठीक है, सेस्मिकली एक्टिव हिमालयन रीजन दैट विल एवरी 12 डेज ग्रेटर डिफॉर्मेशन, मतलब 12 दिन में कवर कर लेगा, हर 12 दिन में ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो निसार सैटेलाइट विल बी द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट विल विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $1.5 बिलियन। ये 1 मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आप कह सकते हो। तो इट विल ऑब्जर्व अर्थ मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लाइक वोल्केनो, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, वोल्केनो हो, अर्थक्वेक हो, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस हो, वेरियस हैजार्ड्स हो। निसार इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन सैटेलाइट फ्रॉम इन इंडिया। ठीक है, जितने सैटेलाइट है, आप ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया का सैटेलाइट है वो कहाँ से छोड़ा जाता है, ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया जाता है। सब जितने सैटेलाइट है सबसे ज़्यादा सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाता है। और ये कहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में बताना, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे, आप बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किस को बता। ठीक है, गूगल मत करना, आप देख के बता देना। ठीक है, तो ये निसार सैटेलाइट था। तो होप करता आप सभी को पता चल रहा है, या फिर जिसको पता नहीं है पता चल गया। और कोई डाउट
होप करता हूँ किसी का नहीं है, अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, अभी ये लास्ट है, 20 टॉपिक कर ले, ये दो हम लोग देख लेते हैं कि सिटी यूनियन बैंक अनवील्स वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि जो वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किस मतलब बैंक के द्वारा अनवील्स किया गया, तो ये सिटी यूनियन बैंक के द्वारा इसको बनाया गया। और ये जो हम लोग सुनते हैं ना महिंद्रा कंपनी, तो उनका एक इंडस्ट्रियलिस्ट केशव महिंद्रा, उनका देहांत हो गया तो 99 एज पे। तो ये भी क्वेश्चन मतलब बहुत सारे फेमस जो पर्सनैलिटी होता है जिनका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, उनका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत, मतलब आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो फेमस पर्सनैलिटी होता है उनसे ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है, तो यही तक था। होप करता हूँ आप सभी को करंट अफेयर्स समझ में आया हो। कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई भी आपका जो, या इनकेस आपका अगर सजेशंस भी आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं पढ़ के मैं आपका उसका रिप्लाई कर दूंगा जल्दी से जल्दी। या फिर आप पर्सनली अब मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल चाहिए, टेलीग्राम चैनल जाके मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और चीज़ों को इजी तरीके से आप लोग लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ लग रहा है। ठीक है, जो मैं डाल रहा हूँ वो ऑथेंटिक न्यूज़ है और मैं सारे द हिंदू से न्यूज़पेपर से मैंने लिया, ताकि कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना हो उसमें से, सारी चीज़ें उसी में से लिया हुआ है, आप देख सकते हो जाके। अगर कोई आपको वीडियो को यहाँ तक देख लिया अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अपने सारे लोगों जितने मतलब आप जान पहचान में सबके साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट वीक में। और बाकी और एक चीज़ें हैं अनाउंसमेंट करने के लिए। जो मेंस के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, किसी को मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है तो मैं सोच रहा हूँ एक आंसर राइटिंग सेशन लेके आ जाऊँ, ताकि उसमें से जो मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ तो आप सभी को किसी को हेल्प होगा तो उसमें से तो अच्छा ही है। ठीक है, तो अगर किसी को मेंस का प्रिपरेशन करना है, आंसर राइटिंग करना है, कैसे करना है अगर चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा और किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से मुस्कुराते हुए प्रिपरेशन करते रहना। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही मुस्कुराते हुए प्रिपरेशन करते रहना और अच्छे से रहना। चलिए बाय, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत।